बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। काले रंग के बिच्छू थे जो डंग उठाए मेरे पैरों की जानिब लपक रहे थे। इनकी तादाद 3 थी। मैं फौरन ही उछला और दूसरे लम्हे मैंने एक बिच्छू पर पांव रख दिया। मैंने पूरी कुव्वत से इसे मसल दिया था। फिर दूसरे और तीसरे बिच्छू को ख़त्म करने के बाद मैंने इससे कहा, धोमा बाहर आ जा वरना मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ। मैंने कहा और इस दायरे की जानिब कदम बढ़ाए। मान मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे पकड़ लिया हो, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं दायरे की जानिब बढ़ रहा था और कोई मेरे पीछे से मुझे खींच रहा था। एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। मैंने एक बार फिर जोर लगाया और दायरे पर पांव रख दिया, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मेरे पांव के नीचे ज़बरदस्त करंट हो। मुझे कई झटके लगे थे और फिर आखिरी झटके से मैं पीछे जा गिरा था। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं, लेकिन इस वक्त एक और तस्वर मेरे जहन में मौजूद था। वो ये कि अगर मैं धूमा को इसके इरादे से बाज रखने में कामयाब हो जाऊं तो मोंगा से मेरी जान छूट जाएगी और मैं बच जाऊंगा। गोहर मुझे मिल जाएगी। इसके बाद जिंदगी गुजारने का कोई भी तस्वर किया जा सकता है जिसमें गोहर का हसीन सहारा और इसके बाद ये खूबसूरत दुनिया मेरे सामने होगी। मुझे एकदम एहसास हो गया था कि धोमा ने अपने गिर्द जो हिसार खींचा है वो नाकाबिले अबूर है। चुनाचा मैंने धोमा से कहा, धोमा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। शायद तुझे इस बात का इल्म हो कि मैं ही वो हूँ जिसने जाप करके मोंगा को पहले अपने कब्जे में किया था। अभी मेरे मुंह से इतने ही अल्फाज निकले थे कि धोमा चिमार अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। अब वो मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। फिर इसने जोर से गर्दन झटकी और 2 कदम आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। तो तू है वो? इसने घुराई हुई आवाज में कहा। हाँ, और मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़ा ज्ञानी है तू तो। आ जा इस दायरे के अंदर, बात कर ले मुझसे। तुझे अपनी औकात का पता चल जाएगा। धोमा, मुझे अपनी औकात मालूम है और मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। अरे जा जा पापी मुसले, जानता वांता कुछ नहीं। धोमा से दोस्ती करेगा? जानता है धोमा से हाथ मिलाने वाला कौन हो सकता है? कम अज कम इसे शंका होना चाहिए। धोमा के लहजे में बेपनाह गरूर था। धोमा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात कर। अच्छा ही है कि तू भाग जा। जो कुछ तू नहीं कर पाया वो मुझे करने दे। मोंगा अब मेरा बेर है, तेरे बस की चीज नहीं है वो, समझ रहा है ना? मगर धोमा, मैं तुझे वो नहीं करने दूंगा जो तू करना चाहता है। तो फिर आ अंदर आ जा, तुझे अपनी शक्ति का पता चल जाएगा। इसने मुझे चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, लेकिन मुझे ये अंदाजा हो गया था कि इस दायरे के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता मेरे दिल में गम और गुस्से का तूफान जाग उठा था। अगर धोमा को शिकस्त न दी तो फिर जिंदगी का मजा ही जाता रहेगा। एक लम्हे के लिए मैंने कुछ सोचा और फिर ये फैसला किया कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक जो कुछ हो चुका है वो हो ही गया है। अब इसके बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सोचना होगा और यही मेरे हक में बेहतर था। चुनाचा मैंने धोमा से कहा, ठीक है धोमा, मैं फिर आऊँगा, लेकिन तू भी सोच लेना, मेरा मसला ही कुछ ऐसा है कि मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर हूँ। इसने हकारत से मुझे देखा, फिर नफरत से हाथ उठाकर बोला, जा भाग जा, बेकार हैं तेरी सारी कोशिशें, कुछ नहीं मिलेगा तुझे इन कोशिशों से। तेरा मन जब चाहे आ जाना, मैं तेरा स्वागत करूँगा, मगर ऐसे के बाद में तू याद करेगा। अभी तो कुछ भी नहीं किया है मैंने तेरे साथ। जा दफा हो जा, तुझ जैसे कई आते हैं मेरे पास। चला जा वरना जीवन खो बैठेगा। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर वहां से पलट पड़ा। ये अंदाज़ा तो हो ही गया था कि मैं इस वक्त धोमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। वो अपनी पूरी ताकत में है। मैं फिलफौर आगे निकल आया तो मैंने अपने साथ ही कदमों की चाप सुनी और मुझे एक लम्हे में अंदाज़ा हो गया कि मोंगा इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैंने इसे आवाज़ दी, मोंगा। हाँ महाराज। मोंगा के लहजे में उदासी थी। तूने सब कुछ सुन लिया?
सुना तो नहीं है महाराज, देख लिया है। क्या मतलब? मैं इस पापी के करीब नहीं जा सकता था। वो बहुत मगरूर है। मैं जानता हूँ महाराज, इसलिए मगरूर है कि इसके पास शक्ति है। अगर इसके पास शक्ति है तो फिर वो तेरे चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? इस शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्या मतलब? मुझे कब्जे में करने के बाद वो भेरू को कब्जे में करना चाहता है। असल में महाराज, एक सिलसिला होता है काली शक्ति को हासिल करने के लिए। सबसे पहली चीज बेर होता है। एक बेर कब्जे में आ जाए तो इसकी मदद से भेरू पर हाथ डाला जाता है। भेरू कौन होता है? काली ताकत का दूसरा ताकतवर देवता। भेरू के बाद, मैंने सवाल किया, भेरू के बाद पद्मा और इसके बाद शंखा। मोंगा ने जवाब दिया। ये ताकत का सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है? बहुत आगे तक जाता है महाराज। और इसके बाद जब इंसान खंडोला बन जाता है तो यूं समझ लो कि बड़ी से बड़ी शक्ति इसके सामने घुटने टेक देती है। क्या तुम्हारी इस दुनिया में कोई खंडोला मौजूद है? पता नहीं महाराज, हमारी मालूमात इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा खैर, इसने इस वक्त मुझे बेहद हकारत से धुतकार दिया है और मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, जबकि मैं इसे बताना चाहता था कि मोंगा के सिलसिले में वो कोशिश ना करे। मैं जानता था महाराज, वो आसानी से काबू में नहीं आएगा। तो अब क्या किया जाए मोंगा? मैं क्या बताऊं महाराज को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ। क्या? मेरा ख्याल है अब सनत राज बंसी से मिल लो। तू कई बार इसका नाम ले चुका है मोंगा। हाँ महाराज, असल में संत राज बंसी को भी बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा और ये काम तुम ही कर सकते हो। वो कैसे? मैंने मोंगा के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। महाराज, संत राज बंसी भी मेरे चक्कर में है। वो मुझे अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। वैसे इसका रास्ता ज्यादा दूर तक नहीं जाता। वो सिर्फ मुझ पर कनात करना चाहता है। इसके लिए इसने पहले भी कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। अलबत्ता वो सारे जाप जानता है। अगर वो तुम्हें बाद का जाप बता दे तो एक काम पूरा हो जाएगा, और शर्त यह है कि तुम जाप कर लो। आह मोंगा, यही तो मेरे लिए मुश्किल है। महाराज, शुरू ही से हम ये कहते रहे हैं और तुम देख लो हमारे बीच कितनी दूरियां हायल हो गईं। बिला वजह हम लोग आपस में लड़ पड़े, हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। खुद महाराज मैं अधूरा रह गया हूँ। एक अधूरा बेर क्या इससे दिलचस्पी रख सकता है जो इसका मालिक हो? अगर मैं तुम्हारा पूरा बेर होता तो मेरी ये कभी मजाल न होती कि मैं तुम्हारी कोई बात टाल सकता। जो तुम हुक्म देते मैं वही करता। लेकिन दीवार तो बीच में तुमने रख दी है महाराज। 7 दिन का वो जाप पूरा कर लो, मेरी गर्दन पूरी हो जाएगी। और फिर मन चाहे तो मुझे आज़ाद कर देना और अपने जीवन के लिए जो तुम्हारा मन चाहे करना। मैं कब कहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, पर मेरा काम तो कर दो। मैं भी तो मजबूर हूँ। तुम देखो, मेरा भी एक परिवार है। मेरे भाई बंद हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं। हम सब साथ रहते हैं। हमारा काम बेशक ये होता है कि हम अपने मालकों की बात माने, पर महाराज हमें पूरा तो करना चाहिए। तुम देखो ना, जब हम इनके बीच जाते हैं तो वो सब हमें धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि संसार में हमारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। महाराज, हम भी तो मुसीबत में पड़े हुए हैं। तुम अगर अपने दीन धर्म को लिए फिर रहे हो तो तुम खुद बताओ ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मगर तू जानता है मोंगा कि इसकी वजह से मेरी अपनी जिंदगी दोबर हो गई है। मैं अपने धर्म से हट गया हूँ। अगर ठंडे दिल से सोचो महाराज, तो दोष हमारा नहीं है। तुमने हमारे लिए जाप किया और हम तुम्हारे कब्जे में आए, लेकिन जाप तुम पूरा नहीं कर सके। हम कब कहते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, पर महाराज हमसे बात मनवाओ तो सही। अब देखो ना, बीच में छोड़ दिया है तुमने हमें। मोंगा की बात काफी हद तक दुरुस्त थी। मैं खुद भी सोच रहा था, वाकई चची जान ने जो कुछ किया था वो मेरे लिए अजाब बन गया था। काश मैं इनकी बातों में न आता, काश मैं बाबा सफेदे से न मिलता और इसके बाद वो मनहूस राधन लाल मुझसे ये कुछ न करवाता। एक तरफ से मुझे मोंगा से हमदर्दी होनी चाहिए। बहरहाल ये अरवाए खबीसा थी, लेकिन इनका अपना एक मामला था, मैं जिसके बारे में सब कुछ नहीं जानता था। फिर मैंने मोंगा से कहा, अच्छा मोंगा, ठीक है, मैं तुझे सोचकर जवाब दूंगा। बहरहाल इन तमाम मसाइल का कोई ना कोई हल तो निकालना ही चाहिए।
थोड़ी देर के बाद मैं इस रिहाइश गाह तक पहुंच गया जो हाजी सतार की थी और जहां मेरी रूह कैद रहती थी, गौहर की शक्ल में। गौहर की सूरत देखकर मेरी आंखों में रोशनी उतरती थी और दिल में ठंडक। इस वक्त भी गौहर जाग रही थी जबकि हाजी सतार सो गया था। मुझे शिकायत भरी निगाह से देखा इसने और मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा, अरे गौहर, तुम जाग रही हो? हाँ तो क्या सो जाती? इसने नाज भरे अंदाज में कहा और मैं चौंक कर इसे देखने लग गया। इसका ये अंदाज कुछ बदला बदला सा था। गौहर, मैंने इसे पुकारा और इसके चेहरे पर शर्म दौड़ गई। गौहर, मैं फिर इसके करीब पहुंचकर बोला, क्या है? गौहर, तुमने मुझसे कुछ कहा है? हाँ, और जो कुछ कहा है मैंने इसका मफहूम शायद गलत समझा है। गलत समझा है आपने? गौहर शिकायती अंदाज में बोली। सच समझ लूं गौहर तो सीना फट जाएगा। ये सब जज्बाती बातें हैं। जज्बात ही तो जिंदगी की जमानत होते हैं गौहर। मैं इतनी गाढ़ी गाढ़ी बातें नहीं जानती। अच्छा बताओ, क्यों जाग रही थी? आपके इंतज़ार में। इंतज़ार तो इसका किया जाता है गौहर जिससे दिल के रिश्ते होते हैं, मैंने कहा और गौहर ने एक बार फिर हसीन आंखें उठाकर मुझे देखा, फिर बोली, कुछ खाएंगे? नहीं गौहर, क्या तुम खाना खा चुकी हो? हाँ, तुम यकीन करो इस वक्त बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। तो फिर आराम करें, गौहर ने जवाब दिया और मैं गहरी सांस लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। लेकिन इस वक्त जहनी कैफियत अजीब हो रही थी। गौहर अपनी ख्वाबगाह में चली गई और मैं अपने बिस्तर पर लेटकर इसके इस लहजे और इन अल्फाज के बारे में गौर करने लगा। गौहर बेचारी को ये बात बिल्कुल नहीं मालूम थी कि इसके बाप की गर्दन मेरे हाथों कटी है। अगर ये पता चल जाता तो यकीनी तौर पर इस वक्त इसकी निगाहों में मेरे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन यह भी शुक्र था कि हकीकत इसके इल्म में नहीं आ सकती थी और इससे पहले ही वो वहाँ से अगवा हो गई थी। ये अलग बात है कि इसे बाद में ये मालूम हो गया कि मौलवी विसालुद्दीन इस तरह हलाक हुए हैं। बहरहाल मैं इसके लहजे पर गौर कर रहा था। इसने अपनी दिली कैफियत का मुकम्मल तौर से इजहार कर दिया था। इसके बाद किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। मेरा दिल मचलने लगा, मेरे सीने में आरजू मचलने लगी कि काश इस वक्त मैं गौहर के पास बैठा इससे बातें कर रहा होता। लेकिन ये हद से आगे बढ़ने वाली बात थी। मुस्तकबिल के बारे में न जाने क्या क्या सोचता था। मुझे ये भी सोचना था कि गौहर को हासिल करने के लिए पहले मुझे अपना ईमान हासिल करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करना पड़े। जो कुछ मेरे वजूद में उतार दिया गया था वो इंतहाई नापाक था, और जब मैं गौहर से पाक रिश्ता कायम करूँगा तो कम अज़ कम मुझे वो होना चाहिए जो मेरे दीन धर्म के लोग होते हैं। जबकि मैं इनसे हटकर बहुत दूर पहुंच गया था और इस काम की तकमील के लिए लाजमी अमर था कि मोंगा का काम पूरा किया जाए। अगर मैं मोंगा को नज़रअंदाज करके अपने तौर पर कोशिश करूं तो यकीनन वो मुझे कभी कामयाब नहीं होने देगा और मेरे रास्ते में रोड़े अटकाता रहेगा। चुनाचा बेहतर यही है कि अब मुझे सनत राज बंसी से मिल लेना चाहिए। पहले मोंगा की मुश्किल दूर कर दूं, इसके बाद अपनी मुश्किल दूर करने की कोशिश करूंगा। जहाँ तक रहा दीनो ईमान जाने का मामला, तो सच्ची बात यह है कि जब दिल की गहराइयों से सोचता तो मुझे ये एहसास होता कि तमाम तर कसूर मेरा नहीं है। मैं किसी के बहकावे में आ गया था। गलती इंसान ही से हो जाती है। मैं इंतहाई कोशिश करूँगा कि मुझे मेरी हैसियत दोबारा वापस मिल जाए, और अगर ना मिली तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, मैं इसमें कोई दखल नहीं दे सकता था। चुनाचा अब जब इस हद तक चला गया था तो बाकी काम भी कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। बुराई तो सर पर नाजिल हो ही गई है, बाद में जो भी सूरत हाल हो। ये तमाम बातें सोचने के बाद मैंने खुद को पुरसकून किया और सोने की कोशिश करने लगा। न जाने कब मुझे नींद आ गई थी। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। हर सुबह को जब मैं जागता था तो कुछ लम्हे जहन साथ नहीं देता था। ऐसे ऐसे हालात से गुजर चुका था कि खुद को यकीन दिलाना पड़ता था कि मैं अब किस कैफियत में हूँ। ये भी एक अनोखा तजर्बा है। सुबह को आँख खुलने के बाद अगर माहौल के पुरसकून होने का एहसास हो तो तबीयत में एक फ़र्क पैदा हो जाती है, वरना परेशानियाँ तो मुकद्दर होती ही हैं। ये एहसास करके कि मैं हाजी सतार की कोठी में हूँ और यहाँ गौहर मकसूद भी मौजूद है, मेरे दिल के कमल खिल गए थे। गुस्ल वगैरह से फरागत पाने के बाद तैयार हुआ तो गौहर की हसीन सूरत नजर आई। मैं इसे एक लम्हे के लिए देखता रह गया।
दुला दुला सा चेहरा, शगुफ्तगी से भरपूर। इसे एहसास नहीं था कि वो अपना सब कुछ खो चुकी है। अपने बाप से दूर रहकर किसी की मोहब्बत मैसर आने के बाद इसकी शख्सियत में तब्दीली हो गई थी। पहले भी मैंने इसे मस्जिद के हुजरे में देखा था, इस वक्त भी इसकी शख्सियत बहाल थी, लेकिन अब इसमें एक तमक्कनत सी पैदा हो गई थी जो बाहर तौर इसके हसीन चेहरे से हम आहंग होकर बहुत ही दिलकश लग रही थी। मुझे इस तरह देखकर वो शर्मा गई। इसने कहा, नाश्ता नहीं करेंगे? हैं? हाँ। मैं जल्दी से उठ गया। फिर मैं इसके साथ साथ ही नाश्ते के कमरे में आया था, जहाँ हाजी सतार मेज़ पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसने मुझे मुस्कुराती निगाहों से देखा और फिर बैठने का इशारा किया। गौहर भी हमारे साथ ही बैठ गई थी। नाश्ता खाने लगा। हाजी सतार ने नाश्ते के दौरान कहा, तुम्हारे आने से पहले मैं बड़ा परेशान रहता था। क्यों हाजी साहब? बस गौहर की वजह से। बहुत से काम मुलतवी कर दिया करता था। वो क्यों? भाई, इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था मैं। ओह जी हाँ, मगर अब तुम आ गए हो तो मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। मैं हंसने लगा, फिर कहा, नहीं हाजी साहब, आपका अपना मसला तो अपनी ही जगह है, फिर भी फ़िलहाल मुझे तो आराम मिल गया है। असल में ये कहना चाहता था मैं कि मुझे किसी काम से 2-3 दिन के लिए जाना है। जी, तुम ज़रा कम ही घर से बाहर निकलना, गौहर को तन्हाई का एहसास न होने पाए। जी, मैंने कहा, तो फिर मैं दोपहर को जा रहा हूँ। वापसी या तो जल्दी हो जाएगी वरना ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग जाएंगे। तीसरे दिन मैं यहाँ आ जाऊँगा। जी, बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। गौहर इस दौरान खामोशी से सर झुकाए नाश्ते में मसरूफ़ रही थी। बहुत देर तक हम लोग नाश्ते के बाद भी गुफ्तगू करते रहे। फिर हाजी साहब ने कहा, अच्छा मैं तैयारियां कर लूं। गौहर, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्यों नहीं, इसने कहा और हाजी साहब के साथ चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया था। मुझे बहुत से एहसासात हो रहे थे। यहाँ मुझे जो हैसियत मिली थी वो बड़ी अजीब थी। इन लोगों के साथ रह रहा था, खा पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, हालांकि इस वक्त मौंगा मेरे कब्जे में था। इसका मुझसे काम आ पड़ा था। मेरे इसके दरमियान जो भी चपकलिश रही हो वो एक अलग हैसियत रखती थी, लेकिन इस वक्त अगर मैं इससे कुछ भी तलब करता वो मुझे हासिल हो जाता। बहरहाल जल्दबाजी मुनासिब नहीं थी, कोई ठोस फैसला करके कदम उठाना था। मैंने राजबंसी से मिलने का वादा भी कर लिया था। देखता हूँ क्या होता है इस सिलसिले में। हाजी सतार दोपहर को चला गया और इसके बाद मैं और गौहर तन्हा मकान में रह गए। गौहर मेरे सामने आने से कतरा रही थी। मैं भी कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिससे इसे यह एहसास हो कि मैं इस तन्हाई से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल मुलाकात तो ज़रूरी थी। जब मैंने इसे मिलने से गुरेज किया तो वो खुद मेरे पास मेरे कमरे में आ गई। खाना तैयार है, चलिए। ओहो हाँ, खाना भी तो खाना है, सुबह से आप कमरे में हैं। हाँ, कितना वक्त गुजरा है, मैंने कहा। हम दोनों बातें करते हुए खाने के कमरे में आ गए। मैंने हंस कर कहा, गौर कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता क्या? वो कुर्सी घसीटती हुई बैठते हुए बोली, यही कि मैं तुम्हारा ज़बरदस्ती मेहमान हूँ। इसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर बोली, ज़बरदस्ती? तो और क्या, आखिर मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ, क्यों खा पी रहा हूँ, तुम लोगों पर बोझ क्यों बना हुआ हूँ? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? हकीकत तो ये है ना गौहर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे गौहर, तुम क्या महसूस करती हो? किस तरह? मेरा मतलब है, माफ़ करना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक हकीकत तो बाहर तौर है। क्या? मुझे कुछ बताइए तो सही। हाजी साहब से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। बाज़ रिश्ते इस तरह कायम रहते हैं कि इंसान इनका माजी नहीं देखता। गौहर ने बड़ा सुथरा जवाब दे दिया था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ख़ास तौर से हम लड़कियां, आपको अंदाज़ा होगा कि हमें हमारे घरों से निकाल दिया जाता है, वहाँ से जहाँ हम आंखें खोलते हैं, जहाँ हम बहन भाइयों के दरमियान पलते हैं, जहाँ हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा एक कहानी होता है। फिर ये सारी कहानियाँ हमसे छिन जाती हैं और हम एक दूसरे घर में जाकर आबाद हो जाती हैं, लेकिन वहाँ आबाद रहती हैं एक नई कहानी के आगाज़ के लिए। वहाँ से फिर नई कहानियों का आगाज़ होता है और ये कहानियाँ इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती हैं। मैंने हैरत से गौहर को देखते हुए कहा, तुम इतना गहरा भी सोच सकती हो गौहर?
یہ میری سوچ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ ہاں، لیکن حقیقتوں کا ذہن تک پہنچنا بھی تو ایک معنی رکھتا ہے۔ سوچ تو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، بس غور کرنے والی بات ہے۔ اگر کوئی غور کر لیتا ہے تو اسے بہت سے احساسات ہو جاتے ہیں، نہیں کرتا تو زندگی سطح سطح ہوتی گزر جاتی ہے۔ کمال ہے، کمال ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ نہیں، خیر کوئی کمال تو نہیں ہے، زندگی کی حقیقتوں سے تو انسان کو روشناس ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتی ہو گوہر، میں نے جان بوجھ کر مولوی وصال الدین کا تذکرہ نہیں کیا تاکہ وہ غم زدہ نہ ہو جائے۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ پھر رات کا ہلکا پھلکا کھانا کھایا۔ دن میں چونکہ کوئی مشغلہ نہیں رہا تھا، اس لیے طبیعت کچھ بھاری بھاری سی تھی۔ پھر ہم کچھ دیر تک چہل قدمی کرتے رہے۔ اس کے بعد گوہر نے کہا، اچھا پھر اجازت، نیند آ رہی ہے؟ آ تو نہیں رہی، تو پھر آؤ بیٹھو، تھوڑی دیر باتیں کریں گے، میں نے کہا، اور گوہر میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، وہ بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر میں نے کہا، گوہر کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تمہارے بارے میں۔ کیا؟ میں گوہر کے ہاں کہیے، اس نے کہا، لیکن اسی وقت ایک اور واقعہ ہو گیا۔ روشنی چلی گئی تھی، چاروں طرف تاریکی ہو گئی۔ گوہر جلدی سے اپنی جگہ اٹھی اور میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھ سے ٹکرائی تھی۔ میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، ارے ارے کیا ہوا؟ مجھے تاریکی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا، نہ جانے کیوں گوہر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ میرے اتنے قریب تھی کہ میں اس کے بدن کی تپش کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر مجھے اس کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزش محسوس ہوئی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ روشنی چلی گئی ہے؟ کیا اکثر روشنی چلی جاتی ہے؟ پتہ نہیں، وہ بوجھل سانسوں سے بولی۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، اور نہ جانے کیوں ان سانسوں سے میرے حواس پر ایک نشہ سا طاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لمحات مجھے یاد آ رہے تھے جب ایک بار مجھے بے ہوشی کی کیفیت کا شکار کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ سب کچھ نشے کے عالم میں ہوا تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اور اس وقت گوہر کی سانسوں سے مجھ پر یہ نشہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، نہ جانے کیا ہو گیا۔ اس کی تفصیل میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو احساس میرے دل و دماغ پر طاری ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ گوہر میرے قریب ہے، میری زندگی کی مالک، میری سب سے بڑی پسند۔ باقی تمام احساسات میرے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ یہ کیسا نشہ تھا، یہ کیسا سرور تھا۔ اور جب صبح کو میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے اس گناہ کا احساس ہوا۔ وہ گناہ عظیم جو میں کر بیٹھا تھا۔ وہاں کی بات دوسری تھی، جہاں میرے ساتھ زندگی کا پہلا حادثہ پیش آیا تھا، لیکن یہاں گوہر تھی، مولوی وصال الدین کی بیٹی، وہ جسے میں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے تمام پاکیزہ رشتے قائم کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے یہ کیا ہو گیا تھا۔ جذبات کا ایک بھوت میرے ذہن پر سوار ہوا تھا کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ میں اس طوفان میں بہہ گیا تھا جو اچانک میرے وجود پر نازل ہوا تھا۔ یہ غلط ہوا، یہ بہت غلط ہوا۔ وصال الدین صاحب کی شکایت بھری آنکھیں میری نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگی۔ میں ان کے اعتماد کو دھوکہ دینے کا باعث بنا تھا۔ یہ تو مناسب نہیں ہوا تھا، یہ تو بہت غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار پھر جرم کر بیٹھا۔ یہ جرم کسی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ایسا بوجھ ذہن پر طاری ہوا کہ اپنی جگہ رکے رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ غسل خانے میں جا کر غسل کیا، دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ اس کے بعد لباس تبدیل کر کے گھر سے باہر نکل آیا اور پھر سارا دن آوارہ گردی کرتا رہا۔ میں گوہر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا سوچا ہوگا اس نے میرے بارے میں؟ کیا سوچا ہوگا؟ کس طرح سوچا ہوگا؟ نہ جانے کیا کیا احساس ہوگا اسے۔ ہر چند کے مونگا اس وقت میرے جسم میں داخل نہیں ہوا تھا جب میں نے یہ گناہ کیا تھا، ورنہ باقی سب کچھ تو اس کے سر پر لادا جا سکتا تھا۔ لیکن اب کیا کہوں؟ میں کیسے کہوں؟ احساس شرمندگی مجھے در بدر کیے رہا۔ پتہ نہیں گوہر کے تاثرات کیا ہوں گے۔ رو رہی ہوگی کسی کونے میں منہ دے کر، سوچ رہی ہوگی کہ ایک سانپ کو آستین میں پالا تھا۔ بہرحال شام ہو گئی اور اس کے بعد رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میرے لیے، نہ ہی مونگا کو آواز دینا چاہتا تھا۔
پھر دل میں سوچا کہ کم از کم اعتراف گناہ تو کروں، اظہار شرمندگی تو کروں، جانا چاہیے مجھے۔ اور اس کے بعد میرے قدم پھر حاجی ستار کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔